डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें। इस अध्याय में हम एक नए फैक्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं इनसेन प्रोडक्टिविटी। इनसेन प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने काम में इतने पागल हो जाओ कि बस रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स दिखें। कई बार ऐसा होता है कि हम पागलों की तरह काम करते हैं, ढेर सारी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती है, या हम जितने रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं हमें उतना नहीं मिल पाता है। हमें कम टाइम में और थोड़े से एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इनसेन प्रोडक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें या बातें ऐसी होती हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। सबसे पहले हमें उन्हें ही कम करना है। एक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार हमें किसी चीज पर फोकस करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही काफी हैं। हमारी फोकस करने की क्षमता बहुत ही कमजोर होती है। हम अपने किसी भी काम के ऊपर 3 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, फिर हम अपना ध्यान भटका लेते हैं। फिर चाहे हम किसी से बात करने लग जाते हैं या फिर अपने फोन के नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है और आगे बढ़ना है तो अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि इन्हें कम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप नीचे दिए हुए स्टेप्स या टिप्स फॉलो कर सकते हैं। 1. सोशल मीडिया। आजकल हम सभी अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। सभी के फोन में आजकल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन ही रहता है और मैसेज आते ही रहते हैं। हम हमेशा अपना फोन चेक करते रहते हैं कि किसने हमें क्या मैसेज किया है। हर 3 मिनट में हमारा हाथ फोन पर चला जाता है और हम नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं। हमारा माइंड खुद ही डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जब हम अपने माइंड को किसी चीज पर फोकस करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और हमें यह पसंद नहीं होता। यह हर उस चीज को देखना चाहता है जो हमें भटकाती है। किसी के दिमाग पर ड्रग्स से भी ज्यादा बुरा असर डिस्ट्रैक्शंस का ही पड़ता है। इससे कैसे निपटें? इसके लिए आप उन लोगों के नंबर या चैट म्यूट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा मैसेज या नोटिफिकेशन भेजते हैं। जब आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें फोकस की जरूरत है तो अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर सभी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दें। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि आपको फोन नहीं छूना है। ऐसा आप सभी सोशल मीडिया के लिए करें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बिना नोटिफिकेशन के भी अपना फोन चेक करने लगते हैं और बिना किसी कारण स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसा दिन में कई बार होता है। इस आदत पर भी अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करें और हो सके तो ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आप वो कर पाएंगे जो आपके लिए फोन से भी ज्यादा जरूरी है। क्या आपको खेलना पसंद है? मैं यहां कैंडी क्रश की बात नहीं कर रहा, बल्कि आउटडोर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। ऐसा करने से आप फिजिकली फिट और एक्टिव रहेंगे। वहीं वर्चुअल गेमिंग की वजह से हम अपनी लाइफ से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हम YouTube की बात करें तो कई बार हम फालतू के चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और ऐसी चीजें देखते रहते हैं जिसका कोई मतलब या फायदा नहीं होता है। अगर एवरेज देखें तो एक आदमी जब एक बार YouTube ऑन करता है तो उसमें अपनी जिंदगी के कम से कम 45 कीमती मिनट स्पेंड कर देता है। YouTube पर आप जिस तरह के वीडियोस देखते हैं आपको वैसी ही रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं। आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, डिसीजन तो आपको ही लेना है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना गलत है, लेकिन आप उसको पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि ब्राउज करने के लिए। मैं एक बार YouTube के एक इवेंट पर गया था जहां मुझे कई सारे लोग मिले थे। वहां मैं उस इंसान को नहीं पहचान पाया जिसके चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। मैं उनको इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी थी। मैंने कभी ऐसा सर्च ही नहीं किया कि उनकी वीडियो का रिकमेंडेशन मुझे मिलता, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे भविष्य में उससे कुछ फायदा होगा। हमने घरों में भी देखा है कि लोग अपने अपने फोन पर व्यस्त रहते हैं और एक दूसरे से सिर्फ उतनी ही बातचीत करते हैं जितने की जरूरत है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि परिवार सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। लोग आजकल अपने परिवार के ऊपर सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। इसलिए अपने फोन को खुद से दूर रखिए और अपना ज्यादा समय अपने परिवार को दीजिए। 2. टेलीविजन। मेरी मां हाउसवाइफ हैं और घर पर रहती हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी पर सास बहू वाले शोज देखती हैं, लेकिन जब मैं घर पर होता हूं तो मैं टीवी बंद कर देता हूं और उन्हें भी नहीं देखने देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आए। एक इंसान के तौर पर हम इन चीजों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
आपने भी शायद देखा होगा कि जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो इसलिए नहीं कि उन्हें दुर्घटनाग्रस्त आदमी की मदद करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको उसमें से कुछ मसाला या यूं कहें कि नेगेटिविटी चाहिए होती है। कई बार किसी के घर से तेज आवाजें आती हैं तो हम अपने कान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। दूसरों की बुराई हमें अच्छी लगती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो मैं सिर्फ अच्छी चीजें देखने पर विश्वास करूंगा। यही पॉजिटिविटी है जो मेरे माइंड और बॉडी दोनों को रिफ्रेश करेगी। जैसे एक बार मैं शाम को बाहर गया था और मुझे सूरज डूबता हुआ दिख रहा था। मैं थोड़ी देर वहां रुका और वो नजारा देखने लगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ नेगेटिविटी देखनी होती है। हम टीवी पर अगर न्यूज भी देख लें तो भी कोई नॉलेज नहीं मिलती, बल्कि इससे फालतू की चीजें ही माइंड में जाती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरे दिन के काम के बाद आप टीवी देखकर अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। आप टीवी पर कोई पिक्चर या कुछ और देख सकते हैं जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीवी देखें ही नहीं, बल्कि ये कह रहा हूं कि जो भी देखें सिलेक्टिव देखें। मैं यहां सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरी बातें सुनेंगे और उन पर ध्यान देंगे। अगर आप लोगों ने मेरी बातों पर ध्यान दिया तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 3. दोस्त और परिवार। तो आप बताइए कि आप कैसे लोगों की संगति में हैं? क्या उनके अंदर कोई बुरी आदतें हैं? मैं अगर मेरे स्कूल फ्रेंड्स की बात करूं तो वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, बल्कि मेरे पुराने क्लासमेट्स हैं। क्योंकि मैं उस तरह से नहीं सोचता या लाइफ को वैसे नहीं देखता जैसे वो देखते हैं। अगर मैं कॉलेज फ्रेंड्स की बात करूं तो 1 या 2 लोग ही मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो मुझसे बड़े हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए और फ्रेंडशिप करते हुए मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखता हूं। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि क्या मैं अपने दोस्तों से दूर हो जाऊं? तो ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए और वो खुद ही आपसे दूर चले जाएंगे। मेरा यकीन मानिए कि जैसा मैं कहता हूं, अगर आप वैसा ही करते हैं तो आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो सब आपसे दूर चले जाएंगे। आपके साथ सिर्फ वो लोग ही रुकेंगे जो आप जैसा सोचते हैं। जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उनकी फ्रेंड लिस्ट छोटी होती है, लेकिन उनके साथ जो भी लोग होते हैं वो सक्सेस पाने में उनकी मदद करते हैं। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के अलावा आपके फ्रेंड्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। एक कहावत भी है कि पैर की चोट और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आपको अपने आसपास के लोगों के थॉट प्रोसेस को भी समझना है। मेरे पिताजी को पहले मुझ पर और मेरी सोच पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज जब वो मुझे देखते हैं तो मुझ पर गर्व करते हैं। आप ही हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि आपको अपने उन फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को भी दूर करना पड़ेगा जिनकी सोच आपसे नहीं मिलती है। एक बिजनेसमैन ने मुझे एक बार कहा था, अगर मुझे मेरे काम में फायदा नहीं हो रहा है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि तू काम कर, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट है ही, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस ही होगा। 4. ओकेजन्स या अवसर। आपके पास कई पारिवारिक समारोहों, पार्टियों और जलसों के बुलावे आते ही होंगे, लेकिन आप इन्हें तभी अटेंड करें अगर ये आपके बिना नहीं हो सकते। अगर आपका जाना एक फॉर्मेलिटी है तो नहीं जाएं। यहां आप देर रात पार्टी या फंक्शन अटेंड करते हैं और खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। इससे आप अपने आप को बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एंजॉयमेंट और थोड़े से चेंज के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। पर ध्यान रखें कि कोई भी जरूरी काम बीच में छोड़कर पार्टी या फंक्शन अटेंड करने ना जाएं। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि दूसरों के यहां नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहां कोई नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उन्हें बोलने दें, क्योंकि आपने अगर वो हर चीज हासिल कर ली जो आपको चाहिए थी तो लोग अपने आप आपके पास आने लगेंगे। आपका समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी वैल्यू करें और जहां जाना जरूरी है वहीं अपना समय इन्वेस्ट करें। अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में नहीं जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए कि उनमें से 90% लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा और यहां जाने से आपको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको बताया है, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपके पास बहुत सारा खाली समय होगा। आपको प्रोडक्टिव रहना है, ना कि बिजी। इसलिए अपने समय का ऐसे सदुपयोग करें जिससे आप अपना समय बचा पाएं और उन सभी को दे पाएं जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। ऐसा करने से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
अध्याय 13 अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएं। इस अध्याय में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने इनसेन प्रोडक्टिविटी की बात की थी, और अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो आपको कोई भी पीछे नहीं खींच पाएगा। इनसेन प्रोडक्टिविटी के लिए आपको चाहिए टाइम। इस अध्याय में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने टाइम की वैल्यू यानी कीमत कैसे बढ़ाएं। अगर आपको खास होना है तो आपको काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपने कई बार लोगों को दूसरों के लिए बोलते हुए सुना होगा कि अरे उसका समय बहुत कीमती है। तो ऐसे लोगों का टाइम हमें आसानी से नहीं मिलता है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। एक आम आदमी दिन के 10 घंटे काम करता है, और अगर वो एक सप्ताह में 5 दिन काम करे तो इसमें कुल 50 घंटे होते हैं। और हर साल के अगर 50 सप्ताह का हिसाब करें तो एक इंसान हर साल 2500 घंटे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप अपनी कंपनी को एवरेज 3 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी आपके जरिए 3 लाख रुपए कमा रही है, और एक साल में आप 12 महीने काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप एक साल में कंपनी को 36 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके 1 घंटे की कीमत 1440 रुपए होती है, और एक दिन की कीमत 14,400 रुपए होती है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों में बड़े सपने हैं तो 1 घंटे के 1440 रुपए की जगह और भी ज्यादा कमाना चाहेंगे। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आज आपकी वैल्यू 14,400 रुपए है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके टाइम की वैल्यू प्रति घंटे 1440 रुपए की है, और आज आपने अपनी कार को साफ करने का सोचा जिसमें आपको 1 घंटा लगने वाला है। तो आप अपनी जेब से 1440 रुपए निकालिए और फाड़कर फेंक दीजिए। या कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें 2 घंटे लगने वाले हैं, तो 2,880 रुपए फाड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन कामों में आप अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। हो सकता है कि यह काम कोई और 50 या 100 रुपए में कर लेता। यहां आपने अपने टाइम की वैल्यू को कम कर दिया। आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। मेरा यकीन कीजिए कि इस बुक को सुनने के बाद आपकी वैल्यू 1440 रुपए नहीं रह जाएगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। अगर आप करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो आपके हर दिन की कीमत लाखों में होनी चाहिए। अपने काम दूसरों से कराने के लिए आपको उन चीजों पर ध्यान लगाने की जरूरत है जो आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाएं। अगर आप इस बुक को कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं तो आप अपना टाइम अपनी वैल्यू बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इन चैप्टर्स को पढ़कर और मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने मन को डेवलप कर रहे हैं, जिससे आपकी वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए आज से ही अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए और फालतू की चीजों से अपना ध्यान हटाकर अच्छी चीजों पर लगाने की कोशिश कीजिए। अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप आगे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 1. लोगों को काम सौंपें। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ काम कोई दूसरा भी कर सकता है जो थोड़े कम पैसे लेकर उसे कर देगा, तो अपना काम उसे सौंप दें। अगर आपको कोई मिल जाए जो पैसे लेकर आपके लिए काम कर सके, तो आप ऐसा कीजिए कि आप लोगों को काम दीजिए और उसके लिए उन्हें पैसे भी दीजिए। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। आप वही काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास आपका काम का कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसे दे दो, और अगर नहीं है तो उस काम के लिए किसी को ढूंढो और काम उसे सौंप दो। सारे काम अगर आप खुद करने बैठ गए तो आप कभी भी अमीर या बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप सिर्फ वो काम करें जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, या वैसा काम करें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सोचना है कि आपको क्या काम करना है और कौन सा काम दूसरों से करवाना है। 2. ना कहना सीखें। बचपन से लेकर अब तक हमने कई सारी डिस्ट्रैक्शंस फेस की हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि हमें सबकी बात माननी है और किसी को ना नहीं कहना है, और हमें भी ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। आपको लगता था कि आप मना करेंगे तो किसी को बुरा ना लगे, इसलिए आज तक आप किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपको ना कहने की आदत नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और ऐसा करने से खाली आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मुझे पता है कि हम सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं जो किसी को ना नहीं कहना चाहते। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है
कि मैंने किसी को कुछ करने के लिए कहा तो सामने वाले ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है, लेकिन वो सही थे। मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा कि उसने मुझे ना कैसे बोल दिया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। मैं यहां आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर आता हूं और मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा मुझे उस दुकान से कुछ काम है तो तुम करके आ जाओ। तो मैं अपनी मम्मी को साफ तौर पर मना कर देता हूं कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ जाता है कि ये इस काम को नहीं करेगा क्योंकि इसे दूसरा काम करना है। आपको भी बहुत सारे ऐसे काम बोले जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ना कहना सीखना होगा, क्योंकि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट काम छोड़कर अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो आप अपने टाइम की वैल्यू को कम कर रहे हैं। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको नहीं बोलना सीखना ही पड़ेगा। अब आपको शांत दिमाग से सोचना है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। 3, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है? इस चैप्टर को सुनने के बाद आपको यह सवाल खुद से करना है कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। यह ऐसा अकेला सवाल है जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रोड्यूस किए हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको खुद ही यह समझ आ जाएगा कि यह सवाल आपको अमीर कैसे बनाएगा। एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान जी से बहुत सारी शिकायतें की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गरीबों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखते हो और बहुत कुछ। वो आदमी भगवान को जितना कुछ सुना सकता था उसने सुना दिया। इतना सुनकर भगवान उसके सामने आए और बोले कि भाई तुझे परेशानी क्या है? वो आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है कि भगवान मैं गरीब था और गरीब ही रह गया। मेरे घर परिवार, खानदान और आस पड़ोस सब गरीब हैं और आपको क्या पता कि मैं अपना जीवन कैसे काट रहा हूं। जहां मैं काम करता हूं वो लोग कितने अमीर हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं। आप उनको सारा पैसा दे रहे हो, जो कुछ भी उनको चाहिए उन्हें सब मिल रहा है। आप गरीबों के साथ गलत कर रहे हो। इस पर भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुरंत तेरे मालिक को गरीब कर देता हूं, उसका सारा पैसा ले लेता हूं, लेकिन तुम देखना वो फिर एक दिन अमीर बन जाएगा। भगवान तुरंत ही उस अमीर आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं। वो उस गरीब आदमी से कहते हैं कि अब तुम दोनों बराबर हो गए हो, तो अब अपना अपना देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि ये भी गरीब हो गया। एक बार दोनों एक साथ ही थे तो अमीर इंसान ने बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारा परिवार है और उसे हम भूखा नहीं रख सकते, तो चलो कुछ काम करके पैसे कमाते हैं। उसकी इस बात पर गरीब आदमी सहमति में हां बोलता है और दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों पास के तालाब में गए जहां उन्होंने मछली पकड़ी, बाजार में बेची और जो भी पैसे मिले उसे लेकर अपने अपने घर चले आए। अब जो गरीब इंसान था उसने अपने परिवार को खूब अच्छे से खाना खिलाया जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ऐसा लग रहा था कि वो दावत दे रहा है। लेकिन अमीर इंसान को 400 रुपए मिले थे जिसमें उसने परिवार के खाने के ऊपर सिर्फ 100 रुपए ही खर्च किए थे और बाकी के पैसे बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा मछली पकड़ने गए और दोनों ने फिर उतने ही पैसे कमाए और फिर गरीब आदमी ने परिवार को सारे पैसे खर्च करके अच्छे से भोजन कराया और अमीर आदमी ने 100 रुपए ही खर्चे और परिवार वालों को दाल रोटी खिलाई। ऐसा एक हफ्ते तक होता चला गया। अब अमीर आदमी ने खुद से सवाल किया कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। अब उस अमीर आदमी ने अपने पड़ोस के आदमी को पकड़ा और बोला कि अगर तू मेरे साथ मछली पकड़ने चलेगा तो मैं तुझे दिन के 200 रुपए दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे रखे भी हुए हैं तो मैं इसे आसानी से दे सकता हूं। दोनों गए और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ी। वहीं गरीब इंसान अकेले मछली पकड़ रहा था। अमीर आदमी ने उस दिन 800 रुपए की मछली बेची और दूसरे आदमी को 200 रुपए भी दे दिए। वहीं गरीब फिर 400 रुपए ही कमा पाया। आज अमीर आदमी ने 500 रुपए बचाए जो पहले 300 रुपए ही बचाता था। उस अमीर आदमी ने फिर खुद से वही सवाल पूछा कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए 3 लोगों को लेकर गया, फिर 6 लोग, फिर 10 लोग। ऐसा करते करते महीने के अंत में उसके पास 20 लोग थे मछली पकड़ने के लिए और वो गरीब आदमी आज भी अकेला ही था। 1 साल के बाद उस आदमी ने उस पूरे एरिया में मछली पकड़ने के लिए पूरी टीम बना ली और धीरे धीरे दोबारा पैसे कमाने लगा। 2 साल के बाद मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में इस आदमी का नाम आने लगा और 5 सालों में वो पूरे देश में मछली पकड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक बन गया। उसका सिर्फ एक सवाल था कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है।
अगर आप भी ऐसे ही सवाल करते हैं कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपके टाइम की वैल्यू 1440 रुपए भी हो सकती है और 14 लाख भी हो सकती है। इसी सवाल के कारण वॉरेन बफे दिन के 250 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब आपकी बारी है। अब आपको भी अमीर बनने का सीक्रेट पता चल गया। तो अब अगर आप खुद से भी ये सवाल पूछने लगे कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अध्याय 14, जैम सेशन। आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं इसे हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं। जब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया है, तब से मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई है। अगर आप भी अपना बिजनेस, वेल्थ, हेल्थ या कुछ और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए है। इंटरनेट पर आपको एक रिसर्च मिल जाएगी जिसका टॉपिक है फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओज कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करते हैं। रिसर्च से यह बात सामने आई कि उनके सीईओ दिन के सिर्फ 90 मिनट ही प्रोडक्टिव काम करते हैं, जो उन्हें एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो दिन के 9 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती, और ये सिर्फ 90 मिनट काम करके इतना कुछ अचीव कर लेते हैं। ये 90 मिनट जैम सेशन कहलाते हैं, और बाकी का टाइम जो हम दूसरे काम करने में उपयोग करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के हो सकते हैं और नहीं भी। मैं आपको बताता हूं कि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन या कुछ और, आपके पास ये 90 मिनट का जैम सेशन होना चाहिए, जो अभी नहीं है। आपके पास हर दिन एक लिस्ट होनी ही चाहिए जिसमें आपने लिखा हो कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या काम है और उसमें से कौन कौन से काम आपको प्रायोरिटी पर करने हैं। ध्यान रहे कि इन कामों को आप फोकस के साथ करें। हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें पूरा फोकस करके उसे 100% देना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक दिन में हमें इस बुक के 5 चैप्टर सुनने हैं, तो इसके लिए आपको एक जैम सेशन असाइन करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि उस दौरान आप दूसरी सारी चीजों से दूर रहें। यह सेशन कम से कम 30 मिनट का होना ही चाहिए। हर किसी को अटेंशन चाहिए, यहां तक कि आपको भी तो अटेंशन चाहिए। इसलिए आप अपने काम को भी पूरा अटेंशन दें। हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और इन्हीं की वजह से हम जरूरी चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इन सभी चीजों से बाहर निकलना है और ध्यान रखना है कि दोबारा इनमें ना फंसें और अपने काम पर फोकस करें। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा और खुद के लिए जैम सेशंस निर्धारित करने पड़ेंगे। अब आपके पास आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप उसका टाइम डिसाइड कर लें कि आपको वो काम कितनी देर में करना है। अगर आपको लगता है कि इस बुक के 5 चैप्टर्स आप 1 घंटे में सुन लेंगे, तो आप 30 मिनट का टाइम सेट करें। और अगर आपको लगता है कि आप 30 मिनट में कर लेंगे, तो 15 मिनट का टाइम सेट करें। अपने माइंड को स्ट्रेस में रखें, जिससे वो ज्यादा काम करे और कम समय में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकाल ले। ऐसा करने से आपको ही फायदा होगा। अब आप एक स्टॉप वॉच लीजिए और उसमें 30 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए, जिसमें आप इस बुक के 5 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे। अगर आपका फोन भी आपका ध्यान भंग कर रहा है, तो उसे भी एयरप्लेन मोड में रख दें। दूसरी किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास ना आने दें। अब आप जैम सेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सेशन के शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि उन 30 मिनट तक सभी ऐसी चीजें अपने से दूर कर दें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। एक बार आपने जैम सेशन शुरू कर दिया, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। कुछ देर बाद ही आपका हाथ अपने आप आपके फोन पर जाएगा। आपको इन्हीं चीजों से बचना है। आपको सिर्फ उसी चीज के ऊपर ध्यान लगाना है जो आपका काम है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ जैम सेशन को पूरा किया, तो आप खुद ही चौंक जाएंगे कि आपने ये कर कैसे लिया। आप सिर्फ 12 मिनट में 2 चैप्टर सुन चुके होंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए, तो यकीन मानिए कि आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि समय ने अपनी चाल धीमी कर दी है, क्योंकि कम समय में आप वो अचीव कर लेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप कर पाएंगे। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास सिर्फ उस काम पर फोकस के अलावा और कुछ नहीं था। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक्सेप्शनल होगा, यानी अपवाद स्वरूप होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काम करते वक्त सिर्फ आप और आपका काम था। बाकी चीजों के लिए आप दोनों के बीच जगह नहीं थी। मैं आज जहां भी हूं,
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये काम रोज 3 से 4 बार करता हूं। अब आप ही सोचें कि अगर आप भी रोज ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ऐसा दिन में 3 बार भी किया तो आप भी उन सीईओ के बराबर हो जाएंगे, और अगर दिन में 4 बार कर रहे हैं तो आप पहले से ही उनसे आगे निकल रहे हैं। अध्याय 15, टाइम मैनेजमेंट। इनसेन प्रोडक्टिविटी के बारे में हम नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं और उस पर अमल भी करते जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आपको मजा भी बहुत आ रहा होगा। अब मैं आपको ऐसी चीज, या यूं कहें कि प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका लगभग हर कोई सामना करता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। उनका कहना होता है कि उनके पास टाइम तो है लेकिन कम है, तो वो इसे कैसे मैनेज करें कि उनका काम टाइम से हो जाए। तो यहां मैं आपको टाइम मैनेज करने के सरल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना टाइम अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो टाइम कभी मैनेज नहीं होता, बल्कि आपकी एक्टिविटीज मैनेज होती हैं। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें? इस बारे में हम आगे आने वाले IU चार्ट से सीख सकते हैं, जिसमें I का मतलब है इंपॉर्टेंट और U का मतलब है अर्जेंट। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट। 1, ना इंपॉर्टेंट और ना ही अर्जेंट। आप देख सकते हैं कि यहां 4 कैटेगरीज दी हुई हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जिनके हिसाब से हम दिन में काम करते हैं। इनमें सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम अपना 80% से भी ज्यादा टाइम बिता देते हैं, और वो ऐसे काम हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। जैसे कि हम टीवी देखते हैं। क्या टीवी देखना इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आपने नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। टीवी देखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये काम करते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि फेसबुक को स्क्रॉल करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल खुद नहीं देखते हैं,